हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि हम लोग डिकोड एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, ये इसमें पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गया था। और आज इस वीडियो में हम लोग 40 के बाद से प्रश्नों को देखेंगे। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न हैं तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे इसको, बस सही प्रश्न का सही उत्तर देखते चले जाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किन जिलों की सीमा किसी अन्य राज्य अथवा देश से नहीं लगती है? हाथरस, गोरखपुर, मेरठ, आगरा, मथुरा, महोबा, लखीमपुर खीरी, रामपुर, फिरोजाबाद या अलीगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाथरस, गोरखपुर और मेरठ ये किसी अन्य स्टेट से नहीं लगता है। और जो आगरा, मथुरा, महोबा देखें तो ये आगरा जो कि दिल्ली से लग जाता है और उधर राजस्थान से लग जाता है, इसलिए ये अन्य स्टेट से लगता है। लखीमपुर खीरी नेपाल से लग जाता है, तो ये भी सही नहीं होगा। और रामपुर, फिरोजाबाद ये भी किसी अन्य स्टेट से लगते हैं, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाथरस, गोरखपुर, मेरठ ये किसी अन्य जिला किसी दूसरे किसी स्टेट से नहीं लगते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 कि क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आयोडीन 131 किससे संबंधित है? सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड किससे संबंधित है? कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन किससे संबंधित है? गोबर कुपले किससे संबंधित है? तो देखिए, आयोडीन जो है, आयोडीन 131 ये नाभिकीय विकिरण प्रदूषण से संबंधित है, अर्थात ए का किससे जाएगा? ए का मिलेगा आपका 4 में। किससे मिलेगा? 4 में। तो देखते हैं कि ए का 4 में किससे किस ऑप्शन में मिल रहा है। ए में नहीं मिल रहा है, बी में मिल रहा है, सही हो सकता है। सी में नहीं मिल रहा तो ये भी कैंसिल हो सकता है। डी में मिल रहा तो सही हो सकता है। उसके बाद आता है सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किससे है? तो ये एक मिनट, कहाँ गया भाई? तो ये अम्ल वर्षा से संबंधित है। बी का किससे मिल रहा है? थर्ड से। तब देखेंगे बी किस में थर्ड में मिल रहा है, बी में नहीं मिला, ऑप्शन ए में नहीं मिला चूँकि ये तो पहले ही कैंसिल हो गया है, बचा है बी और डी। तो बी में भी देखें कि जो बी है थर्ड से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो बी में भी नहीं मिल रहा है, अर्थात बचा कितना, कौन सा ऑप्शन? डी। तो बी में थर्ड मिल रहा है, अर्थात यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार देखें तो आयोडीन 131 के नाभिकीय विकिरण प्रदूषक, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा से है, और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन किससे है? तो वैश्विक तापमान से संबंधित है। और गोबर के उपले हैं, तो गोबर के उपले हैं जैव निम्नीकृत से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि हर्षोल अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है? हर्षोल अभिलेख का संबंध किस राजवंश से है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर हो जाएगा आपका परमार वंश। हर्षोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो परमार वंश से है। देखिए, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे और नहीं सही, बस केवल ज़्यादातर सही आंसर देखते जाएंगे क्योंकि ज़्यादा प्रश्न है, जल्दी जल्दी हो जाइए। अगला है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मूल्य का मापन करना, विनिमय का साधन, मूल्य का संग्रहण, राष्ट्रीय आय का पुनर्वितरण करना। तो 44, क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर हो जाएगा मुद्रा का प्राथमिक कार्य मूल्य का मापन करना व विनिमय का साधन करना, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा। मूल्य का संग्रहण करना नहीं है, राष्ट्रीय आय का पुनर्वितरण करना इसका प्राथमिक कार्य नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का राय, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार भारत के विभिन्न भागों में फसल उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं? नुआखाई, सरहुल, पोंगल और वांगला महोत्सव। इसका देखते हैं, इसका और भी आगे ऑप्शन दिया है क्या कि केवल यही है? हाँ, इसका कई मिलान करने वाला दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक 43। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 45। नुआखाई, सरहुल, पोंगल उत्सव, वांगला महोत्सव।
तो नुआखाई, पोंगल और वागला महोत्सव ये तीनों के तीनों क्या हैं, फसल से संबंधित हैं, फसल कटाई से संबंधित है। सरहुल फसल कटाई से संबंधित नहीं है, अर्थात जब देखेंगे जिस ऑप्शन में भी 2 होगा वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 2 है, तो ये क्या होगा, पूरी तरह से कैंसिल। चूँकि तीनों ऑप्शन था और उपयुक्त में से सभी तो होगा नहीं, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। 3 और 4 ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक भी ऑप्शन में था और बी में मिल रहा है 1 और 3 4, मतलब 1 3 4, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 3 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो घास में टैनिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, मौलिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, घास में पाया जाता है बेंजोइक अम्ल। सही आंसर क्या होगा, बेंजोइक अम्ल। और कुछ अन्य अम्लों को देखें तो संतरा व नींबू जैसे जो फल होते हैं उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मौलिक अम्ल जो होता है ये सेब में पाया जाता है। उसके बाद से आता है बिच्छू, बर्रे या ततैया के जो डंक होते हैं उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठंडे पेय पदार्थों में क्या पाया जाता है, कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। और पालक और टमाटर में देखा जाए तो ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। दुर्गंधित मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। और चाय में क्या पाया जाता है, टैनिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है कि जंगल की ज्वाला के रूप में प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है। 47 का सही आंसर हो जाएगा फगस सिल्वाटिका, हेलिएंथस एनस या ब्यूटिया मोनोस्पर्मा या बेलिस पेरेनिस। तो इसका सही आंसर होगा आपका क्या, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि गुप्तकालीन निम्नलिखित शासकों में उनके शासन के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, देखिए सबसे पहले आया था समुद्रगुप्त। कौन था, इन तीनों में से, इन चारों में से सबसे पहले था समुद्रगुप्त, जो कि 350 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक था। कब से था, 350 से लेकर 375 ईस्वी तक था। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय जो 375 से 415 ईस्वी तक थे। उसके बाद आते हैं कौन, कुमारगुप्त। उसके बाद फिर स्कंदगुप्त, अर्थात क्या है पहले 3 2 1 4। अब देखते हैं 3 2 1 4 किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो 3 2 1 4 केवल मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के वायुमंडल में संवहन की प्रक्रिया केवल 6 मंडल तक सीमित रहती है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली विभिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती है। तो इसका देखिए ये दोनों ऑप्शन सही है। पृथ्वी के वायुमंडल में संवहन की प्रक्रिया केवल कहाँ होती है, 6 मंडल तक सीमित रहती है। उसके बाद मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आप देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, सी 2 1 और 2 दोनों सही है, और डी न तो 1 न तो 2 सही है, था इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है जी। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया, दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बुसरेरिया बैक्राफ्टी के नाम परजीवी से होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालाजार, मलेरिया, लिम्फेटिक फाइलेरिया, निद्रा रोग। तो इसका सही आंसर होगा आपका क्या, लिम्फेटिक फाइलेरिया जो होता है बुसरेरिया बैक्राफ्टी से होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पर्यावरणीय कन्वेंशन और संबंधित विषय, कार्टाजोना प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 51। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्टाजोना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से संबंधित है, ये तो है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कमी से संबंधित, ये भी है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये भी ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। उसके बाद आता है बार्न कन्वेंशन जो जंगली पादप जंतुओं के संकटापन्न प्रजाति से संबंधित है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, गलत है, क्योंकि जो बार्न कन्वेंशन जंगली पादप जंतुओं के संकटापन्न प्रजाति से संबंधित नहीं है, ये जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। ये जंगली जानवरों के
जानवरों की प्रवासी प्रजातियों से संरक्षण से संबंधित, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। और ये तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कमजोर वित्तीय, एक मिनट बड़ा करना है इसको, कमजोर वित्तीय संकेत देने वाले बैंकों की निगरानी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लागू किए गए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई पीसीए फ्रेमवर्क में संकेत के रूप में कौन सा मापदंड शामिल नहीं है? पूंजी, परिसंपत्ति गुणवत्ता, उत्तोलन व परिसंपत्ति प्रतिलाभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का डी। ये परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ ये इसका पीसीए का फ्रेमवर्क संकेतक के रूप में काम मापदंड शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए में दे रहा है पुरुष साक्षरता दर 77.7 मतलब 77.3%, स्त्री साक्षरता दर 67.7%, ग्रामीण साक्षरता दर 65.5% और नगरीय साक्षरता दर 75.1%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाए। इसमें पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो स्त्री साक्षरता दर 67.7% नहीं है, ये है आपका 57.2%। कितना था? तो 57.2% था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें पूछा कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में क्वेश्चन नंबर 54। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोह असंबद्धता द्वारा मेटल क्रस्ट से अलग होती है, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। फिर दूसरा क्या कह दे रहा है, गुटेनबर्ग असंबद्धता द्वारा कोर जो मेटल से अलग होती है। ये सभी लोगों को पता हो, जब पृथ्वी का सबसे अंतिम भाग मतलब सबसे अंदर का जो भाग होता है कोर कहलाता है, उसके बाद मेटल आता है, फिर क्रस्ट आता है। तो ये गुटेनबर्ग असंबद्धता द्वारा कोर मेटल से अलग होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 क्या है, दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि गरीबी से संबंधित द बाटम बिलियन पुस्तक किसने लिखी थी? पॉल कोलियर, बी मार्क लुटज, टिमोथी केलर या जेफरी सेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पॉल कोलियर। द बॉटम ऑफ बिलियन नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो पॉल कोलियर ने लिखा था इसे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही है कहाँ? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, बिहार। 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि बिहार में कितना था? तो सब बिहार में सबसे ज़्यादा था, ये कितना था? 25.4% लगभग था। ठीक, इसलिए सबसे ज़्यादा हो जाएगा दशकीय वृद्धि बिहार में। और जब मध्य प्रदेश में देखें तो यहाँ पे लगभग 20.3% था। और उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि देखें तो ये यहाँ पे 20.2% था, यहाँ पे कितना था? 20.2% था। और वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लगभग 21.3% था। कितना था? 21.3%। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार 25.4% के साथ। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थिति में अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है? रोगी के दांतों के जांच के लिए दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण इसमें होता है। कार के पीछे यातायात के दृश्य अवलोकन के लिए प्रयुक्त दर्पण, तो इसमें क्या होता है? इसमें नहीं होता है। इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, उत्तल लेंस के द्वारा बहुत से स्थानों को मतलब एक बहुत बड़े क्षेत्र को छोटे से स्थानों में दिखाया जाता है। तो पीछे जो कार में जो लेंस लगा होता है उत्तल लेंस होता है, क्योंकि पीछे के बड़े दृश्य को छोटे के दृश्य में दिखाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ये बी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उत्तल लेंस प्रयोग किया था। और उत्तल लेंस और अन्य जगह देखें दाढ़ी और बाल बनाने में प्रयुक्त होता है, सोलर कुकर में भी ये प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन 58 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह को मनियम विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है? संथाल विद्रोह, रंपा विद्रोह, रामोसी विद्रोह या मोपला विद्रोह। तो क्वेश्चन नंबर 58।
तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये रंपा विद्रोह, मनियम विद्रोह को रंपा विद्रोह भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और रंपा विद्रोह के बारे में थोड़ा देखें तो ये आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में है। अल्लूरी सीताराम राजू जो एक सन्यासी भी थे, इनके नेतृत्व में अगस्त 1922 से मई 1924 के मध्य ये रंपा विद्रोह हुआ और इसे मनियम विद्रोह भी कहा जाता है। और यहाँ पे मनियम का अर्थ होता है कि जंगल का क्षेत्र, मनियम का क्या क्षेत्र मतलब होता है, जंगल का क्षेत्र। और ये एक आदिवासी सशस्त्र विद्रोह था। रंपा विद्रोह क्या था, आदिवासी एक सशस्त्र विद्रोह था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बन्नी हट्टी का युद्ध, तुकाराई का युद्ध, पालखेड़ा का युद्ध, कोलांचल का युद्ध। तो इसका सही आंसर देखें तो इसको क्रम में व्यवस्थित, तो देखिए इसमें बन्नी हट्टी का युद्ध जो हुआ था ये 1565 में हुआ था। तुकाराई के युद्ध क्या था, ये 1575 ईस्वी में था और इसमें मुगल साम्राज्य और ये अफगानों के बीच में लड़ा गया था। ये है पालखेड़ा का युद्ध जो 1728 ईस्वी में हुआ था और कोलांचल का युद्ध हुआ था। तो अच्छा इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका, पहले आया बन्नी हट्टा का युद्ध जो 1565 में था, अर्थात एक, तुकाराई का युद्ध जो 1575 में था 1, 2 और ये 3, 4। इसका सही क्रम हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो देखते हैं ऑप्शन किस ऑप्शन में ये मिलता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए में ही है, 1, 2, 3, 4 जो तीनों चारों के चारों क्रम से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। बीज के थैले के प्रकार व टैग पर प्रयुक्त रंग, प्रजनक बीज, प्रमाणित बीज, आधार बीज, केंद्रीय बीज, कोई टैग नहीं, सुनहरा पीला, सफेद, आसमानी नीला। तो प्रजनक बीज जो होता है, क्वेश्चन नंबर कितना है ये, क्वेश्चन नंबर है आपका 60, मतलब 60 क्वेश्चन नंबर है। प्रजनक बीज का जो टैग होता है ना, ये होता है आपका सुनहरा पीला होता है। क्या कैसा होता है, सुनहरा पीला। तो ए का किस में आ जाएगा, ए का आपका आ जाएगा, ए का मिलेगा 2 में। फिर प्रमाणित बीज होता है, इसका क्या रंग कौन सा रंग होता है, तो इसका आसमानी नीला होता है ये, यानी कि बी का 4 हो जाएगा। फिर आधार बीज जो होता है ये सफ़ेद कलर का होता है, इसका बैग आधार बीज सफ़ेद कलर का। और केंद्रीय बीज बचा एक, तो इसका कोई टैग नहीं होता है, केंद्रीय बीज का कोई टैग नहीं होता है। अब देखते हैं इसको मिलान करने वाला, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। ओहो ये तो गायब हो गया, कोई नहीं, देखते हैं फिर। प्रजनक बीज जो था ये सुनहरा पीला था, यानी कि ए का 2 में। अब देखते हैं ए का 2 में किससे मिलता है, ए में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। बी में मिल रहा है, सही हो सकता है। सी में मिल रहा है, ये भी सही हो सकता है। डी में नहीं मिल रहा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना, बी और सी, कितना, बी और सी। उसके बाद से क्या होता है, प्रमाणित बीज किससे मिल रहा था, तो आसमानी नीला से। प्रमाणित बीज किससे मिल रहा था, आसमानी नीला। तो आसमानी नीला किस में है, 4 में है, तो बी का 4 में है। बी का 4 देखेंगे केवल ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अर्का किरण निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख किस्म है। अर्का किरण किसकी प्रमुख किस्म है, सेब का, अमरूद का, पपीता का, अनार का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्का किरण जो है अमरूद का। अर्का किरण है अमरूद के फसल का, मतलब अमरूद के फल का ये किस्म है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले व स्थान व क्षेत्र, ककोड़ा मेला, बदायूं, रामनगरिया मेला, अयोध्या, मुड़िया मेला, वृंदावन। और अगला है सोरो मेला। तो सोरो मेला कहाँ दिया है, तो सोरो मेला एटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामनगरिया मेला। पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो रामनगरिया मेला है ये अयोध्या में नहीं है, ये फर्रुखाबाद में। कहाँ है ये, फर्रुखाबाद में है। बाकी ककोड़ा मेला बदायूं में है, मुड़िया मेला वृंदावन में है और ये सोरो मेला एटा में है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद, अयोध्या में नहीं है, फर्रुखाबाद में है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63।
सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए। क्या दिया है? सतत विकास लक्ष्य और लक्ष्य संख्या। तो जल के नीचे जीवन SDG 4, SDG 12, भूमि पर जीवन, जलवायु कार्रवाई, जिम्मेदार उपभोग या उत्पादन। देखिए यहाँ SDG से किसी भी पीसीएस प्री में या आरओ में यहाँ से एक प्रश्न पूछने की बहुत ही संभावना रहती है। लगातार 3 साल तक ये प्रश्न पूछा गया है पीसीएस प्री में। तो इसका सही देखते हैं, जल के नीचे जीवन जो है, हालांकि ये सतत विकास के एक प्रश्न ये भी पूछता है कि सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है, तो ये 17 है। और इसका जो समय निर्धारित किया गया है कब तक प्राप्त करने का, तो 2030 तक ये प्राप्त किया गया है, मतलब इस समय निर्धारित किया गया है इसको प्राप्त करने का। तो देखिए SDG 1 तो चूँकि गरीबी, शून्य गरीबी से संबंधित है, हालांकि इसमें जल के नीचे जीवन पूछ रहा है। अब इधर देखते हैं SDG 12, 13, 14, इधर मतलब देख लेते हैं कि SDG 12 किससे संबंधित है। तो SDG 12 जो है संवहनीय उपभोग और उत्पादन से संबंधित है। क्या है? संवहनीय उपभोग और उत्पादन। तो इसमें अर्थात 12 का जो SDG 12 का क्रम नंबर 1 है, तो ये किससे मिल जाएगा? D से मिल जाएगा। उसके बाद क्या है? SDG 13। SDG 13 जो है जलवायु कार्रवाई से संबंधित है। किससे है? जलवायु कार्रवाई से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है SDG 14 जो जलीय जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। ये जल के नीचे है, मतलब जलीय जीव से सुरक्षा संबंधित है। और बचा है SDG 15 तो भूमि पर जीवन से संबंधित है। 14 है जल के नीचे जीवन से संबंधित और 15 है भूमि पर संबंधित। अब इसको देख लेते हैं मिलान करने के लिए। वो गायब हो गया, कोई नहीं। छोटा करने पे हिंदी वाला गायब हो जा रहा है, कोई नहीं, अंग्रेजी देख लेते हैं। लाइफ बिलो वाटर, तो ये किससे संबंधित था? तो ये SDG 14 से संबंधित था, जो किस में मिल रहा है? A का 3rd से मिल रहा है। अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में A का 3 से मिल रहा है। तो ऑप्शन A में नहीं मिला, ये कैंसिल। B में नहीं मिला, ये भी कैंसिल। C में मिल रहा है, सही हो सकता है। D में नहीं मिला, ये भी कैंसिल। अर्थात C में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर C इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा। आगे और कोई ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। लाइफ ऑन लैंड हो जाएगा, SDG 15 हो जाएगा। ठीक, क्लाइमेट एक्शन जो होता है जलवायु, SDG 13 हो जाएगा, ये 13 में आएगा, SDG 13। और उसके बाद से D का 1 में सम्मिलित हो जाएगा। कोई नहीं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 का निम्नलिखित में किसने साम्राज्यवाद और सैन्यवाद, किसको? साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत राय ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा लाला लाजपत राय ने कहा था। और लाला लाजपत राय से संबंधित है कि इनका उपनाम क्या था? पंजाब केसरी था। और इनके द्वारा कोई एक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था द पीपल। और इनके राजनीतिक गुरु थे एक मैजनी, जो इटली के राष्ट्रवादी थे। और इनकी पुस्तक देखें तो ये अनहैप्पी इंडिया इनकी पुस्तक थी। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो संयुक्त प्रांत की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित, एक दिन के लिए इलाहाबाद को ब्रिटिश कालीन भारत की राजधानी बनाया गया। 1 और 2। और भी स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। उसके बाद इलाहाबाद में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना देखिए तो ये हुआ था 1887 में। कब हुआ था? 1887 में। और इलाहाबाद में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी ये 1888 में। राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो आयोजित किया था 1888, जो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था। और उसके बाद से 2 और था, ये क्या था? संयुक्त प्रांत की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित। एक दिन के लिए इलाहाबाद को ब्रिटिश कालीन भारत की राजधानी बनाया गया। ये कब हुआ था? ये 1858 में हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद। और संयुक्त प्रांत की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई, तो ये हुआ था 1920 में। तो इसमें देखेंगे सबसे बाद में कौन हुआ था? 1920 अर्थात 1।
ऑप्शन नंबर 1 बाद में होता है। अब देखेंगे जिस ऑप्शन में 1 सबसे लास्ट में होगा वही सही आंसर हो जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर, हालांकि जो हम लोग देख रहे थे ऑप्शन नंबर 1 सब 3 में, इसमें नहीं है, ए में नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बी में है, सी में है और डी में है। तो फिर भी इसका सही आंसर और जो हम लोग देखें तो 65 का क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। 2 4 3 एक पेज पे दोनों नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा मिलाना मुश्किल हो जा रहा है। फिर भी आप लोग पीछे करके थोड़ा देख सकते हैं इसको। अगला प्रश्न देखते हैं अब। कोई नहीं, इंग्लिश वाला तो है इसमें। उत्तर प्रदेश कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम इलाहाबाद टू लखनऊ, ये 1920 में हुआ था। 1920 में इलाहाबाद वाज मेड द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फॉर 1 डे। तो ये डे, तो इसका ये कब हुआ था? 1858 में हुआ था। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम हेल्ड इन इलाहाबाद, ये 1800 कब हुआ था? 88 में हुआ था। ठीक। उसके बाद एक मिनट, उसके बाद है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अर्थात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1887 में हुआ था। कब हुआ था? 1887। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। सबसे पहली घटना कौन घटी थी? 1858। 2 आप साथ जिसमें भी 2 पहले होगा वही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में 2 पहले हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हालांकि ए में भी है, लेकिन इसमें सबसे जो लास्ट में था, एक लास्ट में आना चाहिए, तो इसमें नहीं आया है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका क्या? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकृत प्रदूषक नहीं है? खाद्य अपशिष्ट, कार्बन पेपर, जंतुओं का अपशिष्ट व सब्जियों के फलों व छिलके। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जैव अपशिष्ट कौन नहीं है? तो कार्बन पेपर क्या है? जैव अपशिष्ट नहीं है। खाद्य अपशिष्ट है, जंतुओं का अपशिष्ट है और सब्जियों के फल व छिलके अपशिष्ट हैं। और ये जैव अपशिष्ट वे होते हैं जिन्हें पर्यावरण में सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से सैकड़ों हजारों वर्षों तक अपघटित नहीं किया जा सकता है। ये गैर जैव निम्नीकरण होते हैं, जिसमें कार्बन पेपर आ जाएगा। और जो सूक्ष्म कार्बन जीवों द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं, ये क्या होते हैं? जैव निम्नीकृत होते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फर्रुखाबाद का नेतृत्व किसने किया था? शहीद हसन। इलाहाबाद मौलवी अहमदुल्ला, संबलपुर सुरेंद्र शाही और मथुरा कदम सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? 67 का संबलपुर। जो संबलपुर जो थे, ये सुरेंद्र शाही यहाँ पे नेतृत्व नहीं किए थे, क्योंकि संबलपुर में एक ओ सॉरी, यहाँ पे पूछा कि कौन सा सही सुमेलित है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि ये संबलपुर में सुरेंद्र शाही ने ही इसका नेतृत्व किया था। और फर्रुखाबाद में शहीद हसन ने नेतृत्व नहीं किया था, फर्रुखाबाद में नवाब तफज्जल हुसैन ने किया था। किसने? तो नवाब तफज्जल हुसैन ने किया था। और इलाहाबाद में मौलवी अहमदुल्ला नहीं थे, यहाँ पे इलाहाबाद के नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली ने किया था। किसने? तो लियाकत अली। उसके बाद मथुरा का जो था, मथुरा के कदम सिंह नहीं थे, ये मथुरा में का नेतृत्व देवी सिंह ने किया था। किसने किया था? देवी सिंह ने। हालांकि इससे लिखा नहीं जा रहा है, इसलिए हम इसका नाम नहीं लिख पा रहे हैं, फिर भी बोल दे रहे हैं, उसको ध्यान रखिएगा। अगला कि किसी परिस्थिति तंत्र में 2 प्रजातियों के बीच पारस्परिक क्रिया में एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरे प्रजाति अप्रभावित रहता है, तो यह क्या कहलाता है? सहोपकारिता, परजीविता, सहोभोजिता या अंतर्जातीय परजीविता। तो इसका सही आंसर होता है सहभोजिता। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में 2 प्रजातियों के बीच पारस्परिक क्रिया में एक प्रजाति को लाभ जबकि दूसरे को अप्रभावित और रहता है, तो ये सहभोजिता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है, देश दे रहा है कि एक तरफ मुद्रा, दूसरी तरफ देश। सोल क्या दिया? अर्जेंटीना। रूबल रूस, शेकेल इजराइल और लीरा तुर्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 69 का ए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि सोल जो है अर्जेंटीना से संबंधित नहीं है, ये पेरू से संबंधित है। किससे है? ये पेरू से संबंधित है सोल। रूबल जो है रूस से ही है।
शेकेल है जो इजराइल से, लीरा तुर्की से है। क्वेश्चन नंबर 70 दे रहा है पेटालाइट स्पुडुमिट क्या है? पेटालाइट स्पुडुमिन एम्बलाइगोनाइट इत्यादि किसके प्रमुख अयस्क हैं? क्वेश्चन नंबर 70 इसका क्या दे रहा है? लिथियम का, वेनेडियम का, टाइटेनियम का, क्रोमियम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पेटालाइट किसका है? लिथियम का अयस्क है। पेटालाइट स्पुडुमिन एम्बलाइगोनाइट ये सब लिथियम का क्या है? अयस्क है। इसलिए 70 का ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 71 दे रहा है कि निम्नलिखित में किस देश की सीमा काला सागर से नहीं लगती है? रोमानिया का, बुल्गारिया का, जॉर्जिया का, आर्मेनिया का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो आर्मेनिया का जो है सीमा है ये काला सागर से नहीं लगता है। और काला सागर से लगे कुल कितने देश हैं? 6 देश हैं, जिसमें क्या आता है? रोमानिया आ जाता है, बुल्गारिया आता है, तुर्की आता है, जॉर्जिया आता है, रूस आता है और यूक्रेन आ जाता है। और काला सागर के बारे में देखें तो काला सागर को अजोर सागर से जोड़ते हैं, कर्च जल संधि द्वारा जोड़े जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? रिहंद नदी सोन की एक सहायक नदी है, राप्ती नदी घाघरा की सहायक नदी है, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, काली सिंध नदी यमुना की एक सहायक नदी है। काली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रिहंद नदी सोन की एक सहायक नदी है, बाकी ये सभी गलत है। राप्ती नदी घाघरा की सहायक नदी नहीं है, ये भी कैंसिल। ऑप्शन 3 भी कैंसिल और 4 भी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए इसका रिहंद नदी सोन की एक सहायक नदी ये सही हो जाएगा। सॉरी, इसमें दिया था मिलान करने वाला, कई ऑप्शन में दिया है तो दूसरे पृष्ठ पर है इसलिए दिखा नहीं गया। और हिंदी इंग्लिश एक साथ करेंगे तो फिर भी दिखेगा नहीं, इसलिए इसको हम अंग्रेजी में देखते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो रिहंद रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन नदी, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि रिहंद नदी है जो ये सोन नदी की। इसका सही आंसर अगला आप स्टेटमेंट 2 दे रहा है, राप्ती रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा। ये भी स्टेटमेंट सही है, 1 भी सही है, 2 भी सही है। नेक्स्ट दे रहा है सोन रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। काली सिंध रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, तो ये गलत है, क्योंकि काली सिंध नदी ये आपका चंबल नदी का क्या है? चंबल नदी की एक सहायक नदी है। ठीक, काली नदी जो है ये चंबल नदी की एक सहायक नदी है, इसलिए ये इसका स्टेटमेंट नंबर 4 इसका नहीं होगा। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला दिया है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सही कूट से उस सही उत्तर का चयन कीजिए। खनिज और रिजर्व क्षेत्र, कापर, अभ्रक, बॉक्साइट, टीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए कापर कब सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो कापर मिलता है झुंझुनू राजस्थान, तो इसका सही ए का किस में मिल रहा है? 3rd में। फिर अभ्रक सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? ये भीलवाड़ा, बी का मिल रहा है 1 में। अब देखते हैं ए का 3rd किस केस में मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, सही हो सकता है। बी में नहीं मिल रहा तो ये गलत कैंसिल हो जाएगा। सी में मिल रहा है, सही हो सकता है। डी में नहीं मिला, ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद से क्या दिया? अभ्रक भीलवाड़ा, बी का 1 किस में संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, बी का अभ्रक कहाँ है? भीलवाड़ा, जो बी का 1 में मिल रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि टीन जो देखें तो ये दंतेवाड़ा जिला, सॉरी ये गोविंदपाल। टीन का जो ए डी का किस में चल जाएगा? 2 में, गोविंदपाल टोंगपाल के अंतर्गत। और बॉक्साइट का जो है लोहदरंगा, सी का 4 में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए, उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। के कस्तूरीरंगन, सतीश धवन, जी माधवन नायर और युवा राव। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, सबसे पहले आए, हालांकि जब इसरो की स्थापना हुई थी तो इसके पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे, उसके बाद सतीश धवन आए। सतीश धवन कब आए? उसके बाद ये सतीश धवन आए थे आपका इसके अध्यक्ष थे 1973 से लेकर 74 तक, 73 से 84 तक।
उसके बाद यू आर राव आए जो 1984 से लेके कब तक थे, 94 तक, 1984 से 84 में आए। उसके बाद से के कस्तूरीरंगन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले 2, 4, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन के आंकड़ों के अनुसार विश्व में वन क्षेत्रफल के घटते क्रम सर्वाधिक से न्यूनतम में निम्नलिखित देशों को व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 78। क्वेश्चन नंबर 75 देखना है हम लोग, 78 देख लेते हैं, छोड़िए इसको बाद में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन जंतुओं में लिंग निर्धारण गुणसूत्र पाए जाते हैं, परिणामस्वरूप इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है, क्या छिपकली, तितली, मगरमच्छ, हिरण। तो क्वेश्चन नंबर 75 का इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए छिपकली में भी जो ये पूछ रहा है इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है, किसमें होता है, ये छिपकली में होता है और मगरमच्छ में होता है, तितली और हिरण में नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है कि 76 निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर, मेघालय व त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 76 का कह रहा है कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1972 में इसको इस सभी राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न संविधान से संबंधित है। इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये होते हैं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य ये भी होते हैं और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो 77 का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, डी, 1, 2 और 3 सही, तीनों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित होते हैं। और यही राष्ट्रपति के बारे में देखें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये शामिल नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 78। खाद्य एवं कृषि संगठन के आंकड़ों के अनुसार विश्व में वन क्षेत्रफल के घटते क्रम सर्वाधिक से न्यूनतम में निम्नलिखित देशों में व्यवस्थित कीजिए। ब्राजील, रूस संघ, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये रूस में है। उसके बाद से कहाँ है, तो इसके बाद से ब्राज़ील में है। उसके बाद से कहाँ है, तो उसके बाद कनाडा में है। उसके बाद लास्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा क्या, देखिए 2 मिल रहा था पहले, उसके बाद 2, 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 3, 4, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा रूस में, फिर ब्राज़ील में, उसके बाद कनाडा में, फिर जाके संयुक्त राज्य अमेरिका में है लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 79 निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पापुआ न्यू गिनी, इसकी राजधानी पोर्ट मोरेम्बी, समोआ इसकी राजधानी ओपिया दिया है, वानुआत, पोर्ट विला और किरीबाती कहाँ दिया है, फुनाफाती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किरीबाती का जो राजधानी है ये फुनाफूती नहीं है, ये तरावा है। क्या है, तरावा, कहाँ है, तरावा। बाकी पापुआ न्यू गिनी, पोर्ट मोरम्बी, समोआ, अपिया और वानुआत, पोर्ट विला, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ये केवल गलत था तो पूछा है कौन गलत नहीं है, तो इसलिए कौन गलत है, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। सीसीटीवी, कैमरा, सर्किट टेलीविजन, सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड और एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका पूछ रहा है कि मतलब कौन इसका जो नाम है इसका सही नहीं है। तो 80 का सही हो जाएगा आंसर सीसीटीवी, क्योंकि सीसीटीवी का कैमरा सर्किट टेलीविजन इसका पूर्ण नाम नहीं होता है। इसका पूर्ण नाम होता है, कैमरा के जगह पर क्या होता है, क्लोज, क्या होता है, CLOSED, क्लोज सर्किट टेलीविजन। इसका कैमरा सीसीटीवी क्या होता है, क्लोज सर्किट टेलीविजन, कैमरा सर्किट टेलीविजन नहीं होता है। सीआरटी का तो होता है कैथोड रे ट्यूब, एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड और एलसीडी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला प्रश्न देखते हैं कि
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व खाद्य दिवस, विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि विश्व अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस तो सबको पता होगा कि 21 मार्च को मनाया जाता है। तो डी का 4। जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो होता है ये 7 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 जून को, अर्थात ए का किस में आ जाएगा? 2 का। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को, बी का तब 3rd में आ जाएगा। और विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 का रहा है, भू स्थिर कृत्रिम उपग्रहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनकी कक्षा पृथ्वी के समुद्र तल से लगभग 36,000 किमी की ऊंचाई पर स्थित। ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। इन उपग्रहों का आवर्तकाल 24 घंटे का होता है। ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। 82 का दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो ऑप्शन में क्या दे रहा है? ऑप्शन ए में केवल एक सही है, बी सही है, बी केवल 2 सही है, सी क्या दे रहा है? 1 और 2 दोनों सही, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा क्योंकि 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही हैं। अगला दे रहा है कि विश्व भर में गन्ने के बाद चुकंदर। क्वेश्चन नंबर 83 है कि नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें कि एक कथन ए तथा दूसरे कथन आर का आ गया। विश्व है कथन क्या कर रहा है? विश्व में गन्ने के बाद चुकंदर चीनी का सबसे बड़ा स्रोत है। 83 क्वेश्चन है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 83 है। इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले तो स्टेटमेंट देखते हैं। विश्व में गन्ने का बाद चुकंदर चीनी का सबसे बड़ा स्रोत है। कथन क्या है? सही है। चुकंदर में शर्करा सुक्रोज के रूप में उपस्थित होता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। और कथन जो है कारण जो है कथन के क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है। इसलिए ऑप्शन इसका देखते हैं, अर्थात दोनों ए तथा आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति के स्वर निबंध संग्रह के निम्नलिखित में किसने लिखा था? महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संस्कृति के स्वर किसने लिखा था? तो महादेवी वर्मा ने लिखा था। अगला प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया। भारत में नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सहायता संबंधी लाभ प्रदान करना केंद्र के साथ साथ राज्यों का भी कर्तव्य है। सही स्टेटमेंट का अभिकथन क्या है? सही है। भारत में सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करना नागरिकों का संवैधानिक मूल है। 85 का ये भी कारण भी क्या है? इसका सही है। और स्टेटमेंट दे रहा है, एक मिनट, इसमें ये जो स्टेटमेंट दिया है, भारत में सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करना नागरिकों का संवैधानिक मूल अधिकार है। ये कारण क्या है? गलत है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए सही है किंतु आर क्या है? गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं 86। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध कर सकते हैं कि वे राज्य सूची के विषय के बारे में विधियां बनाएं? क्वेश्चन नंबर कितना था? ये 86 था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 252। अनुच्छेद 252 हो जाएगा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल का एक संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध कर सकते हैं कि वे राज्य सूची के विषय में विधियां बनाएं। तो अनुच्छेद 252 इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, किसके द्वारा? तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक प्रकाशित किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 का निम्नलिखित में से विश्व में सर्वोच्च टाइटेनियम उत्पादक कौन सा देश है? विश्व में सर्वोच्च टाइटेनियम उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
चीन, जापान, रूसी संघ, कजाकिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा सबसे ज़्यादा टाइटेनियम उत्पादक देश चीन है। कौन सा है? चीन। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों का सही क्रम क्या है? गरिमा, एकता, बंधुता, अखंडता। अखंडता, गरिमा, बंधुता, एकता। गरिमा, बंधुता, एकता, अखंडता। और गरिमा, एकता, अखंडता और क्या है? बंधुता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 89 का। और जो उद्देशिका के बारे में देखें तो उद्देशिका होता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए और उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा गरिमा, एकता और अखंडता और बंधुता। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सॉफ्टवेयर, और अगला उसका प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 90 हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो पाइथन जो है ये लैंग्वेज प्रोसेस सॉफ्टवेयर से संबंधित है। प्रीजी क्या दिया है? ग्राफिक सॉफ्टवेयर। तो ये सही नहीं होगा क्योंकि प्रीजी जो होता है ग्राफिक सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। और लाइनुक्स क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। नॉर्टन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अर्थात ए, सी और डी सही सुमिलित है, बी सही सुमिलित नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 20 का 90 का 20 सही हो क्योंकि ग्राफिक सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है, ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 91 का रहा है कि नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों का कौन सा सही है? इसकी स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। क्वेश्चन नंबर कितना है? ये 91 है। इसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिशों पर की गई थी। इसकी जो स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी और शिवरामन समिति की सिफारिशों पर की गई थी। तो इसका दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 1 और 2 क्या है? दोनों सही हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और नेक्स्ट वीडियो में 92 से प्रश्नों को हम लोग देखेंगे।